मित्रों, महाकवि सुशीला के समग्र का कथा साहित्य का सीरियल चल रहा है। इसमें मैं अगली कहानी गरीबी ले रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गरीबी। सुनिए आप भी। लीला आ गई बेटी? हाँ पिताजी। तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कांपती आवाज़ में उन्होंने पूछा। मैं सेलेक्ट न हो सकूंगी। क्यों? 1000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करने की बात थी। कहाँ से आएगा? हाँ बिटिया, आजकल तो पैसा पैसा पैसा। इतना कहकर वो मूर्छित हो गए। उनकी सांस ऊपर नीचे चलने लगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी जो ठहरी, ठीक से इलाज नहीं हो रहा था। लीला ने जल्द गीले कपड़े से पिताजी का मुंह पोंछा। उनके चेहरे पर सिहरन हुई और उनकी पलकें खुली। होश आने पर उन्होंने लीला के बाएं हाथ में को थपथपाया। जा बिटिया, खाना खा ले, माँ इंतज़ार कर रही होगी। खाने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। खाली कनस्तर, लुढ़की गगरी, ठंडा चूल्हा। वह खिन्न विचारों के आवर्त में घूम रही थी। कभी खाली कनस्तर में तो कभी माँ की दुर्बलता, कभी पिता की बिगड़ती दशा आज उसकी नज़रों को बेध रहे थे। वो करती क्या? माँ के पास केवल एक ही तो जेवर था। उसे कई दिन पहले बेचकर वो अनाज लाई थी, आज खत्म हो गया। जबकि एक ही वक्त खाना बनता था, केवल शाम को। माँ रोज़ आसपास के खरपतवार बीन लाती और जलाती। कभी खिचड़ी, कभी नमक रोटी, किसी स्वादिष्ट व्यंजनों में बनते। आज तो वो भी नसीब नहीं। वह अपने भाग्य पर रो पड़ती। उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। आँखों के कटाक्ष हिरन किसी चौकसी भरते हुए सारे कमरे में एक बार घूम जाते हैं। दरवाजे पर लीला की सहेली सुनीता खड़ी थी। अरे आओ सुनीता, आओ। आज पिताजी का क्या हाल है? सुनीता ने पूछा। ठीक ही है, लीला बोली। कल फिल्म सोसाइटी की ओर से फिल्म शो है, चलोगी ना? तुम्हारा कार्ड मेरे पास आया है। ये कहकर सुनीता कार्ड उसकी ओर बढ़ा देती है। वह कार्ड लेकर पढ़ती है और खिन्न भाव से रख देती है। सुनीता मोहल्ले में ही रहती थी। वह लीला को बहुत मानती थी, परंतु लीला को उससे घृणा थी। गत दिवस सुनीता ने उसे कुछ रुपए देने चाहे थे, लेकिन उसने भीख समझकर नहीं लिए। वो चिल्ला पड़ी थी, इस तरह के पैसे कभी नहीं लेगी, इससे तो मर जाना अच्छा है। एक आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा। माँ कुछ निकाल रही थी। कुछ देर बाद माँ लीला के पास आई और सिल्वर का कटोरा आगे बढ़ाते हुए बोली, अरुई का सूप बनाया है, पी लो। रमदिनवा के खेत से लाई हूँ, बड़े अच्छे स्वभाव का है। मेरे नाना कहने पर भी उसने मेरे आंचल में बांध दिया। भगवान बड़ी लंबी उम्र दे उसे। ये कहकर उसने लीला को कटोरा पकड़ा दिया। मन न होते हुए भी लीला पी गई। अभी तक पिताजी अचेत अवस्था में पड़े थे। वह कभी हे राम, कभी मौत दो कहकर के बुदबुदा रहे थे। पिताजी की इस आवाज़ से लीला के बदन में बर्फ सी पड़ जाती है। अभी अभी वह साक्षात्कार देकर लौटी थी। वह शून्य में निहार रही थी। पूर्वा का एक झोंका आया, जैसे तेज आवाज़ के साथ कमरे के पट खुल गए। पिताजी की आंखें खुली, फिर बंद हो गईं। सारे के सारे कमरे में सीलन रिस चुकी थी। कल पानी बरसा था, आज तेज धूप थी। फर्श की खुरदुराहट उसे चुभने लगी। वह टूटे बक्से पर बैठ गई। माँ ने आवाज़ लगाई तो वह उठ न पाई। उसका शरीर ही अब उसे ढोया नहीं जा रहा है। पिताजी की दशा देख वह घबराहट महसूस करने लगी। इसी वक्त उसने पिताजी का चेहरा ठीक से देखा था। वह शांत सो रहे थे। झुर्रियाँ गालों पर राज कर रही थी। वह सुकुर्ती फैलती तो ऐसा लगता कि रेस कोर्स के मैदान में एक दूसरे की होड़ लगी हो। उन झुर्रियों से मनुष्य को कितना लगाव है, उसने आज ये महसूस किया। बरसात का पानी सूखने के पश्चात जो स्थिति जमीन की होती है, ठीक उसी प्रकार उसके पिता की उसे लग रही थी। पिता के बुढ़ापे को देखकर उसे सिद्धार्थ का ध्यान आया, जिसे बुढ़ापे ने महात्मा बुद्ध बना दिया। कमजोरी के कारण उनके शरीर की हड्डियां गिनी जा सकती हैं। हे राम, मौत दो। ये कहकर उन्होंने बाईं तरफ करवट बदली। लीला के पिता की हालत बहुत ख़राब थी। 3 महीने से उनकी शुगर बढ़ गई थी। उनका उचित इलाज न हो पाने के कारण ये था कि खैराती दवाखाने में सिर्फ पानी जैसी दवा की मिला करती थी। वो भी 10 बार
नर्सों की बातें सुनने के बाद और रोज़ सोचते कि अब वह वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे वो मर ही क्यों न जाएं, लेकिन घर में आते ही विचार बदल जाता। वह लीला के बारे में सोचते कि वह सिर्फ लीला के लिए ही तो जिंदा हैं, तभी तो वह रोज़ नर्सों की बात सुनते और दवा ले आते। अस्पताल पास ही था। वह राजापुर गांव में रह रहे थे। गंगा का माहौल, चौड़ा मुहाना, बलुअर ज़मीन, गर्मी की शाम उन्हें वहीं बैठना अच्छा लगता था। उनकी अधिकांश ज़िंदगी वहीं गुजर गई। कई बार बाढ़ आई, वह दूसरों के घर जाकर रहते, फिर बाढ़ घटने के पर अपने घर आ जाते। लीला को ये अच्छा नहीं लगता। अब की बार वह वहीं रहने का निश्चय कर चुकी थी। सूखा पड़ जाने के कारण लीला बहुत परेशान थी। चारों तरफ लू की गर्मी, आधा सावन बीत गया था तब पानी बरसा था। पानी बरसा तो इतना अधिक कि बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से लगातार गंगा बढ़ती जा रही थी। हफ्ते भर में पानी बरस रहा था। उसके घर की खपरेल से पानी टपकने लगा। मकान मालिक मकान छोड़ने के लिए कह चुके थे। लीला करती क्या, वह मकान छोड़ने के लिए मजबूर थी। उसके घर के पास उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी। उसने बड़े मुश्किल से गुड़ाई करके उसने धान के बीज डाले थे, जिसे उसने नल के पानी से सींचा था। आसपास के लोगों ने उसे बहुत चिढ़ाया था। वह बराबर उसमें पानी डालती रहती थी। बरसात का पानी पड़ने के कारण वह लहलहा उठे थे। धान 2-4 बोरे तो होंगे नहीं, फिर भी कुछ तो होंगे ही। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक वक्त खाने के लिए तो हो ही जाएंगे। आंचल से पसीना पोंछते पोंछते लीला बुदबुदाई, गरीबी निगोरी मेरे घर में आके बसी है। उस सुनीता के पाप सेठ रामलाल के यहाँ नहीं जा बैठती, जिससे गरीबी को राहत मिले। कितना ब्लैकमेल करता है, रात दिन शराब का धंधा, स्मगलिंग, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करता है। कितने बेईमान इसी की रोजी रोटी पर पलते हैं। युद्ध में भी तो इसने ईमानदारी नहीं बरती। नेता भी तो है। पिछले चुनाव में चौराहे पर भाषण दिया था, भाइयों बहनों, गरीबी जल्द मिटेगी। आप हताश मत होइए, हमारे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कीजिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाइए। उसके अपोजिशन पार्टी वाले ओम प्रकाश ने भी तो कहा था, भाइयों, ये सोचने की बात है कि क्या प्रधानमंत्री के हाथ टूट गए हैं। अगर सच है तो उन्हें मजबूत करने के लिए आपकी या हमारी क्या आवश्यकता है। वह तो लकड़ी के तार वाले पहलवान ही ठीक करते हैं। सूअर की चर्बी मलने से भी ठीक होते हैं, और कई दवाएं हैं जिसे वो स्वयं बताएंगे। दूसरी बात यह कि अभी विरोधी भाई ने कदम से कदम मिलाने वाली बात कही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी पीटी करते हैं जो कदम से कदम मिलाया जाए। ये सुनकर पब्लिक हंस पड़ी थी। सेठ जी खिसियानी बिल्ली से रह गए थे। गत सप्ताह लीला ने अखबार में पढ़ा था कि लखनऊ के अधिकारियों में सत्तारूढ़ दल के गरीबी हटाओ के नारे को इस प्रकार से लागू कर दिया गया है। शनिवार की रात को डालीगंज में लगे ये बड़वालिया तथा विश्वविद्यालय त्यागपुर के पास रहने वाले गरीब किसानों की झोपड़ियाँ और मकानों को बिना सूचना दिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रमिकों ने गिराकर नष्ट कर दिया। उन लोगों ने मकान और झोपड़ियों को उखाड़ फेंकने में किसी प्रकार भेदभाव नहीं बरता। उन्हीं झोपड़ियों के बीच एक मंदिर भी था, उसे भी कुदालों की तेज धारों से धाराशाही कर दिया। दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिकांश नीचे तबके के लोग थे। उन्हें हटाने के लिए सरकारी घोषणा का सहारा लिया गया, जिसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को गोमती नदी के किनारे पर चल रहे कार्यों के लिए समतल करना था। जिम्मेदारी किसी की भी रही हो, इन दो क्षेत्रों के नागरिक, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आदि पानी तथा छाया के अभाव में जून की तपती धूप में भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए थे। उनके मन में सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हो गया था। ये लाल फीताशाही, हृदयहीनता एवं अदूरदर्शिता का परिचायक है। क्या गरीबी हटाओ आंदोलन का जवाब यही है? ये सब देखकर लीला के मन में आक्रोश की भावना पैदा हो गई थी। वो पराजित होने के कारण स्वयं से खींचने लगी। अकेली क्या करके बुदबुदाई, अगर कहीं पास पड़ोस में खाना बनाने का काम मिल जाए तो कर लेगी। वह क्या सोच रही है, उसके मन में उसे धिक्कारा। 4 दिन बाद ही विश्वविद्यालय में उसका साक्षात्कार था। जून में जब सब लाइब्रेरियन की जगह निकली थी, उसने उसके लिए आवेदन किया था। अगर नियुक्त हो जाती है तो पढ़ती भी, साथ में काम भी करती रहेगी।
पुस्तकालय के कॉरिडोर में खड़े लड़कों की हिंसक प्रवृत्ति को एक दिन उसने देखा था। लड़के अलीगढ़ में हिंसक घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उस दिन बड़ी मुश्किल से वह घर आ पाई थी। देश में सांप्रदायिक संघर्ष की स्थिति सामाजिक जीवन के करीब आ गई थी। उसने अखबार में पढ़ा था कि स्कूटर चालक से एक बालक की टक्कर की थी। मामूली पटना से सांप्रदायिक तानातानी हो गई। यहाँ पर विरोधी तत्व सक्रिय हो गए थे। कुछ व्यक्तियों द्वारा मकानों की छत से गोली चलाना व पथराव करना, सरकार को चेतावनी देने वाले पर्चे बांटना, मकानों पर काले झंडे का प्रदर्शन करना इत्यादि बातें सुनने को पढ़ने को समय आई थी। फिर भी सरकार के नियंत्रण कर लिया। रोज़ की तरह उसकी नींद आज भी जल्दी खुल गई। आज उसे उठने में की तनिक भी जल्दी नहीं थी। उठकर करे भी क्या, खाना बनाना नहीं था। वहाँ से वह पैसा लेना भूल गई थी जहाँ वह पहले पढ़ाती थी। उसने पैसा कल देने को कहा था। वो कई बार वहाँ से खाली हाथ लौट चुकी थी। घर का खर्चा भी काफ़ी था। उसकी दुकान खूब चलती थी, फिर भी उसने पैसा नहीं दिया। 4 दिनों की बरसात के बाद आज आसमान साफ था। सन्नाटा खत्म हो गया था। थोड़ी देर के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पानी हर घर में भरा था। सभी उलीच रहे थे, लेकिन पानी जाता कहाँ। बच्चे पानी में नाव बनाकर खेल रहे थे। जब नाव बहती तो वह खुश होते। इसी तरह 4 दिन लगातार बारिश हुई। लीला घबरा गई थी। आज उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। ईंटें लगाकर पिता की खाट ऊँची कर दी थी और साथ में माँ भी थी। गंगा का पानी और बरसात का पानी एक हो गया। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र पड़ती पानी ही पानी, अथाह सागर सा दिख रहा था। बीच बीच में कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ घास की तरह पानी में लग रहे थे। उसके घर की दीवारें पक्की थी। पीछे की ओर एक छोटा सा बरामदा था जो पानी से भरा था। कमरे में पानी कम था। लीला ने उसे सुबह ही उछली दिया था। घर के बर्तन पानी में तैर रहे थे। थोड़ी देर तक लीला उनसे खिलवाड़ करती रही। उसका घर सड़क से कुछ नीचा था। पास में एक छोटा सा तालाब था जिसके अगल बगल कोई नहीं रहता था। पानी बंद होने पर लीला विश्वविद्यालय की ओर चल पड़ी। उसका 11 बजे साक्षात्कार था। मन तो नहीं था, लेकिन पेट की खातिर वह जा रही थी। पिताजी की तबीयत अधिक खराब थी। वह बोल नहीं पा रहे थे। पसली बड़ी तेज धौकनी की तरह चल रही थी। माँ ने दवाई लाने के लिए कहा था। लौटते हुए लेती आएगी। ये कहकर बड़ी पुरानी धोती जिसे वह कभी कभी पहनती थी निकाल कर पहन ली थी। रेलगाड़ी उसे भागती हुई नजर आई। लोहे की रेलगाड़ी अपने पथ पर बढ़ती जा रही थी। लीला सोचने लगी कि वह भी तो रेलगाड़ी की तरह स्त्रीलिंग है, फिर वह उसकी तरह क्यों नहीं दौड़ती। यह सोचकर वो पसीना पसीना हो गई। पिताजी की आंखें बंद थी, फिर भी उनका आशीर्वाद पा चुकी थी। उसे लगा कि आज लाइट नहीं जलेगी। सड़क पर 3 दिन से नहीं जल रही है। परछाइयाँ गति निहारने लगी थी। पिताजी का बदन बुरी तरह बुखार में तप रहा था। चलते चलते जिंदगी की फिल्म कोई रील कट गई हो, ऐसा वो अपने जीवन में महसूस करने लगी थी। दुबले पतले गाढ़े शरीर ने विनती भरे स्वर में कहा, भगवान इन्हें ठीक रखना। माँ ने आशीर्वाद दिया। कुत्ते लगातार भौंकते जा रहे थे और वह बढ़ती जा रही थी। चिंता उसके दिमाग में बैठ गई थी, जो उसे दीमक की तरह धीरे धीरे चाट रही थी। बरसात भी क्या खूब थी। उसके धान का खेत खूब डूब गया था। पहले तो पानी बरसा और बरसा तो ऐसा बरसा कि उसका धान ही डूब गया। वो मन ही मन काँप रही थी। बार बार उसे पिताजी की याद आ रही थी। उसे समाज से और ईश्वर से ईर्ष्या हो गई। संसार में खास अधिकार के लिए मनुष्य जीता है, अकेलेपन को काटने के लिए ईश्वर की दुहाई देता है। उसे याद आया कि उसके संस्कार बदले जा सकते हैं, लेकिन परंपराएं नहीं। ये सोचकर शायद वह स्थिर रही। सम्मान तो आशा से उपजता है और उसी से नष्ट होता है। लीला को सम्मान मिला था, उसकी भावनाएं दब गई थी, केवल नाम मात्र की शेष बची थी। आज लोग कितने बेकार हैं। मुझे भी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने, जो रिश्ते से भाई लगते हैं, उन्होंने रोजगार दफ्तर में मेरा पंजीकरण करवा दिया। साल भर हो गए, अभी तक मेरा कहीं से कोई बुलावा नहीं आया। 6-6 माह में रिव्यू तो कराया गया, फिर भी कुछ परिणाम नहीं निकला। अभी तक वो इंतज़ार ही करती रह गई। कई दिनों के बाद वह बाहर निकली थी। चारों तरफ खुशी छाई हुई थी। अंतर तो उद्वेलित करने के लिए कभी कभी स्वेच्छा से मन चंचल उठता। सोचती काश पिताजी अच्छे होते। वो खुश होकर कॉलेज जाती और अपने नर्वसता को मिटाने की कोशिश करती।
उसका मन पिताजी के पास ही था। वह सोचने लगी, अगर कहीं साक्षात्कार देने के लिए काफ़ी लड़के आएंगे तो वह चपरासी से कहकर अपना साक्षात्कार जल्दी करवा लेगी। सड़कों, चौराहों, फुटपाथों पर बच्चे, वृद्ध, युवा शोर मचाते उसकी नज़रों को खटक रहे थे। वर्षा के कारण अपरिचित किस्म का सहदीलापन मन में छा गया था। वह सोचने लगी कि अगर साक्षात्कार देने में उसे ज़्यादा देर हुई तो वह क्या करेगी। ये सोचकर वह सिहर उठी। एकाएक उसकी आंखों में बरसों के बाद खुशी के साथ दुख के आंसू आ गए। एक मामूली आदमी कुछ कर भी तो नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शिक्षित क्यों न हो। इसी पापोह में वो विश्वविद्यालय पहुंच गई थी। पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत देर तक वह पुस्तकालय में बैठी रही। जब वह वहां पहुंची तभी पानी बरसना शुरू हो गया था, किंतु पानी की तेज़ी के कारण वह लौट नहीं सकती थी। उसका नौकरी के लिए सिलेक्शन हो जाने के कारण वो काफ़ी प्रसन्न थी। वह अतिशय भावुक थी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वह मन ही मन सोच रही थी पहली तनख्वाह माँ को ही देगी और पिताजी के लिए कुर्ते का कपड़ा और धोती खरीद कर ले जाएगी। यही सोचते सोचते बरसात कुछ कम हो गई। शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा घिर गया था। रिमझिम बरसात हो रही थी, फिर भी वह निडर होकर सूने रास्ते पर अकेले ही चल पड़ी। वह निरी थी, बच्चों की भांति हवाओं के थपेड़ों से कभी कभी डर कर हिचक भी जाती, लेकिन चलती जा रही थी। उसको समय न मिल पाने के कारण वह दवा नहीं ले पाई थी। पिताजी की हालत कैसी होगी। आज वह मेरी नौकरी की बात सुनकर बहुत खुश होंगे। उसे जीवन यापन के लिए नौकरी का सहारा मिल जाने के कारण वह जल्दी जल्दी कदमों से घर की ओर बढ़ती जा रही थी। रोशनी की लकीरें कहीं कहीं खिंच जाया करती थीं। वह पानी फिर तेज़ होने लगा था। अंधेरा भी घना हो गया था। इतने अंधेरे में वो पहली बार घर से बाहर जा रही थी। अंधेरे में दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो हिम्मत बांधे हुए अपने घर की ओर चली जा रही थी। वह सड़क पार कर गली में आ गई। गली का सूनापन उसे खटक रहा था। पानी घुटनों तक भरा था। ब्लैकआउट आज भी लग रहा है। हालांकि वह अच्छी तरह से जानती है कि ब्लैकआउट नहीं है, फिर भी उसे ऐसा आभास हो रहा था। गली में लगे लंबे मैदान के पास से गुजरते हुए कांप गई। अचानक उसकी बोझिल देह से कोई टकराया तो उसकी चीख निकल गई। वो पानी में छप छप करती हुई भागकर जैसे ही घर में पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे पर पिताजी की लाश रखी है। सिर्फ देखना ही तो शेष बचा था, क्योंकि अब वह उससे बहुत दूर जा चुके थे। पिताजी के शव को देखकर उसके ज़िंदगी के सारे अरमान काफूर हो चुके थे। नौकरी की खुशी गम में बदल चुकी थी। वह पास में बैठी अपनी माँ को, जो रो रो कर बेहोश हो रही थी, उन्हें रोते हुए समझाने की कोशिश करते हुए खुद भी बेहोश हो गई।